नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसा विशेष मेहमान है जिनका नाम है प्रशांत नंदा जी, जो उड़ीसा से बीजू जनता दल से है और राज्यसभा का मेंबर है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्रशांत नंदा जी एक बहुमुखी प्रतिभा है और उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ का अशेष कृपा है कि उनको उड़ीसा ही नहीं, उड़ीसा की बाहर भी एक फेमस एक्टर के नाते, एक डायरेक्टर के नाते, एक फेमस कलमिस्ट है। वो पता नहीं कितने अखबारों में उन्होंने पॉलिटिकल कलम्स लिखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मास्टर ब्लास्टर है। क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने में उनकी जो बैकडोर में रह के बेस्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाने वालों में ही इज वन ऑफ द पावनियर। और मैं आपको यह भी बता दूं, जब उड़ीसा में बीजेपी और बीजू जनता दल की अलायंस था, उस सरकार में आप कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं 2-3 डिपार्टमेंट में। और ऐसे प्रशांत नंदा जी को मैं उदय इंडिया की तरफ से स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया चैनल में। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि 23 साल हो गई। 23 साल में उड़ीसा में आज नवीन बाबू का लीडरशिप बरकरार है। चाहे लोकल बॉडी इलेक्शंस, जिला परिषद कहिए, पंचायत लेवल का इलेक्शन कहिए, स्टेट असेंबली कहिए या पार्लियामेंट इलेक्शन कहिए, हर इलेक्शन में उड़िया लोग नवीन बाबू को तहे दिल पसंद करते हैं और पूरे भर भर के जीत के आते हैं बीजू जनता दल के मेंबर्स। इसके पीछे क्या राज है और नवीन बाबू उड़ीसा में क्यों इतना पॉपुलर है, मैं आपसे ये बात पहले जानना चाहता हूं कि उसके पीछे क्या कारण रहेगा। पहले जो 2000 में आए जी। तभी बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था। बीजेपी तभी इतना कुछ खास दल नहीं था, फिर भी उनका 14% वोट था उस टाइम पे। और जनता दल, इसका जितना परसेंटेज था, बीजेडी होने के बाद बीजेडी और बीजेपी मिलके ये करीबन 40-42% वोट हो जाता था। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर 42% वोट मिलता है तो कंसोलिडेशन ऑफ एंटी कांग्रेस वोट्स हो जाता है। और वही हुआ, कांग्रेस हार गई और बीजेडी बीजेपी का जो सरकार वो बन गई और चलने लगी, लोगों को पसंद आया। फिर 2004 में और एक दफ़ा इलेक्शन हुई, तभी भी बीजेपी साथ थे। तभी बीजेडी का नंबर बढ़ता हुआ गया और बीजेडी का नंबर बढ़ता हुआ गया और बीजेपी का नंबर घटता गया दिखने। तो ऐसा एक टाइम आया 2009 में। 2009 में बीजेडी ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया जी। तो 100 के ऊपर सीट मिले बीजेडी को जी। और बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गया। जी। जी। तो उसके बाद बढ़ता ही जा रहा है जितना हुआ इलेक्शन। तो आप अगर सवाल करते हैं लोग क्यों उनको वोट देते हैं, एक सीधी सी बात है, लोगों को चाहिए क्या। बाद में हम सुनने लगे गुजरात का मॉडल है या बिहार का मॉडल है, दिग्विजय सिंह जब थे। अच्छा, कभी बहुत सारे सुनने को पड़ता है, लेकिन एक मॉडल नवीन पटनायक जी का है। वो क्या है, पहले खाना जो है वो खाने का बंदोबस्त करो लोगों को, लोग गरीब हैं उनको खाना देना पड़ेगा। फिर सोच लिया कि उनको पीने का पानी भी ठीक से देना पड़ेगा। फिर सड़क बनाओ,
सड़क बना लिया। अरे यही तो लोग बोल रहे थे, अगर सड़क पानी बिजली अगर कोई कर दे तो फिर उनको वोट मिलता है। ये सड़क पानी बिजली कर दिए, और सड़क पानी बिजली करने के बाद उन्होंने हर तरह का, जो बिजू बाबू बोल के गए थे माँ को सम्मान देना, इन्होंने इस बात को ठीक से समझा और पंचायत इलेक्शन में 50% वुमेन वोट दे दिया। फिर 2019 से पहले फार्मर्स के लिए चिंता करके उन्होंने कालिया योजना कर दिया लोगों को देने के लिए, और उसके बाद ही जाके हमारा सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री किसान योजना किया। तो ऐसे देखे हर तरह से लोग सुखी है, खुशी है, आनंद है, और वो सुबह उठ के जगन्नाथ जी को यही बोलते हैं उड़ीसा के लोग, भगवान हमारा नेता जो नवीन पटनायक जी हैं उनको आप सही सलामत रखें। आपने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट किया नवीन बाबू ने उड़ीसा में, और फार्मर्स का वेलफेयर स्कीम्स लाए, उड़ीसा से गरीबी हटाए, 3 बात आपने कहा। मैं आपको यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजू जनता दल ने वुमेन को रिजर्वेशन जैसे बाकी पार्टी में किया है, whether you have given reservation for women in politics also, this much of seats for women? इन्होंने जितना किया कोई नहीं किया जी। 2019 में पूरा 1/3 MP उन्होंने चुन के भेज दिया इधर। जी। और फिर किस किस को, जो लेडी प्रमिला बिश्नोई जैसी सबकी माँ है, उनको कोई नहीं सोच सकता कि वो MP होंगे, तो उनको भेजा। और बहुत कम उम्र की चंद्राणी मुर्मू, वो भी MP होके आई। मतलब ये जो 1/3 भेजे वुमेन सेक्शन को, उनका सेक्शन में भी आप देख लो कि उम्र से भी सब मिला के दिया। तो ये तो एब्सोल्युटली किया, 50% किया, और हम लोग पार्लियामेंट में दस्तक देते आ रहे हैं आज से 5 साल तक हर सेशन में कि वुमेन रिजर्वेशन किया जाए। अभी तक हमारा ये डिमांड पूरा नहीं हुआ, आगे लगता है करना ही पड़ेगा। आपने ये बोला कि उड़ीसा में गरीबी है, 23 साल हो गए आपको राज करते हुए उड़ीसा में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तब BPL का नंबर्स क्या था, आज BPL का स्थिति क्या है, क्योंकि ऐसा क्या मजबूरी है कि आपको 1 रुपया में चावल देना पड़ता है। 23 साल राज करने के बाद लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन का अपलिफ्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो उसके बारे में बताइए। नहीं, बात क्या है कि देखिए हर तरह के लोग हैं उधर उड़ीसा में। उड़ीसा में 40% आपके ट्राइबल्स हैं। अब उनका सोचिए, उनका क्या है, उनको खाना देने के बाद दूसरा उसको, उनका क्या काम है, उनका कमाई क्या है, बहुत कम है। उनके लिए बहुत सारा काम हम लोग करते हैं, और हमारे जो नेता हैं उनके बारे में वो सोचते हैं, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी उनके एरिया में करते हैं। वैसे बाकी अलग अलग सेक्शन में आप देखिए कि जो विमेंस के बारे में बोले, SSG सबसे ज़्यादा है उधर, मिशन शक्ति। अब देखिए क्या काम करते हैं अभी गांव में, विलेजेस में, पंचायत में, विलेजेस में, पंचायत में। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ गरीब राज करेगी, गरीब एक दिन हटेगी, ये आशा, ये भरोसा नवीन जी ने दिलाई है। लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी अपना सांगठनिक टेंटाकल, जिसको ऑर्गेनाइजेशनल टेंटाकल्स, वो पंचायत तक जितना स्प्रेड नहीं कर पाई, बीजू जनता दल उससे ज़्यादा कर लिया। उसके पीछे क्या है, किसका स्ट्रैटेजी है, और ये कैसे हो पाई? एक तो बात ये है
क्योंकि सरकार ही नहीं काम किया, संगठन का स्वरूप भी आपने स्प्रेड कर पाया अच्छे ढंग से जमीन तक, वो कैसे संभव हो? सबसे बड़ी बात यह है, आपका नेता जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और वो एक्सेप्टेबल 100% है। नवीन जी है मतलब बीजेडी है, ऐसा लोगों को लगा, और नवीन जी अगर रहेंगे तो हमारा और भी आगे बढ़ेगा। तो ये जो नवीन जी का नाम और ये नवीन जी का जो कारनामा और उनका लोगों के लिए जो काम किए हुए हैं, उसी को लेके संगठन वाले क्या करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके उनको पूछ के अभी घुस गए हैं चारों। अंदर जाओ, वो बोलते हैं मुझे देखने मत आओ, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, तुमको देखना है तुम चलो, हर वक्त चलो, तुम पैर का इस्तेमाल करो, हर घर में हर दरवाज़ा खटखटाओ, उनसे मिलो, बात करो, और क्या प्रॉब्लम है उनसे सुनो, और मेरे बारे में भी उनको बोल देना। मतलब यही बोल बोल के जितना काम किया है, आप ये सोचिए कि एक इलेक्शन ख़त्म हो जाती है, 2019 में ख़त्म हो गया, अभी 2022-2023 में दूसरे पार्टी को याद आता है कि नहीं 24 को इलेक्शन है, पर ऐसा बीजेडी में नहीं होता है। 19 को ख़त्म हुआ तो ख़त्म होने के बाद ही हमारे नेता जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी बोलते हैं वो तो हो गया, अभी आगे का सोचो, चलो अभी संगठन के लिए चलो। तो नवीन बाबू 23 साल में उनके ऊपर करप्शन की कोई भी दाग नहीं लगी, और उनके एक सिंपल लाइफ रहा है, एक स्लीपर, एक वाइट कुर्ता एंड एक छोटा गाड़ी लेके हमेशा जाते हैं, और वो ओडिया लोगों को अक्सर बोलते हैं कि आपण माने खुशी तो मुँह खुशी, दैट मीन्स कि आप लोग अगर खुश है तो हम भी खुश है। लेकिन नवीन बाबू ने जिन जिन को मंत्री बनाया उन लोगों के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं तरह तरह की एलिगेशंस उनके खिलाफ हुआ, जिसका प्रमाण यह है कि नवीन बाबू ने उनको मंत्री पद से भी हटाया। 23 साल से उन्होंने बहुत लोगों को मंत्री बनाया, फिर से मंत्री पद से हटाया, और कई मंत्रियों को ऊपर करप्शन का भी चार्जेस है, कई मंत्रियों के ऊपर आपका लॉ एंड ऑर्डर को लेके, स्कैंडल्स को लेके, कोई मर्डर केस को लेके तरह तरह के एलिगेशन लगा हुआ है। इट इज़ नॉट दैट दे आर कल्प्रिट, बट ऐसा क्यों हो पा रहा है? जब एक मुख्यमंत्री खूब उनका इमेज इतना ऑनेस्ट इमेज है, तो उनका टीम करप्ट कैसे हो पा रहा है? टीम करप्ट आप कैसे बोलोगे? मतलब कोई किसी के ऊपर एक FIR डाल दिया तो वो क्रिमिनल हो गया, वो तो नहीं है। पर ऐसा हुआ है, जब सभी लोगों ने देखा हमारा पार्टी का एक MLA दूसरे लोगों को मार रहा था, दूसरे पार्टी को मार रहा था, तो तुरंत उसको बहिष्कार कर दिया और पार्टी से निकाल भी दिया। बाकी जिन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं, ऐसे पॉलिटिकल लाइफ में रहेंगे तो 50,000 एक केस लगे रहेंगे, और उस केस को लेकर अगर आप बोलेंगे वो ही हैज़ टू टेक एक्शन, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। वंस he will know that you are a culprit, then you have no place in BJD. That's what he has said. ओके, आपने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी बीजू जनता दल के साथ अलायंस किया था, तब तक बीजेपी का भी नंबर अच्छा आया था और बीजेडी का भी नंबर अच्छा आया था इलेक्शंस में, असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी। लेकिन जब बीजेपी बीजेडी का हाथ छोड़ दिया तो बीजेपी सब्सटेंशियली नीचे आ गया। लेकिन उसके बावजूद दिस इज ए वेल नोन फैक्ट दैट आज भी पार्लियामेंट की हर बिल पर मोदी जी को जब भी क्राइसिस होता है तो नवीन बाबू बचाते हैं। आज भी लोगों में मैसेज है कि बीजेपी बीजेडी एक है, लेकिन स्टेट में नवीन बाबू को ज़्यादा वोट मिलता है, और फिर भी दोनों अलग है एक दूसरे के बारे में। जो कड़वा जो आज ममता बनर्जी के बारे में वहाँ बीजेपी कहता है या वहाँ बगल में तेलंगाना में कहता है, वो बात नवीन बाबू के बारे में ना बीजेपी कहता है ना बीजेडी भी कभी
नरेंद्र मोदी के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहता। इसके पीछे क्या कारण है कि पब्लिक भी जानना चाहते हैं कि क्या अंदर से क्या बात है। हमारे नेता जी नवीन जी को आप देख लीजिए, 23 साल से वो किसी को भी नहीं किसी को गाली नहीं दिया, किसी के अगेंस्ट में एक लफ्ज़ भी नहीं हुआ, इतने। बाकी बिल के बारे में जब चाहिए तब मिल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जब हमारे नेता को लगता है कि ये बिल ठीक है, तब वो बोलते हैं इसको आप लोगों ने वोट देना। लेकिन फार्म बिल उनको ठीक नहीं लगा था, इसीलिए बोले थे हमको कि ये फार्म बिल के सपक्ष में वोट देना नहीं है। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप इसको बहिष्कार कीजिए। तो ऐसा नहीं है। और हुआ क्या, बाद में उन्हीं का सही निकला और फार्म बिल जो पास हो गई थी उसको केंद्र सरकार ने फिर वापस भी लिया। जी तो एक तरह से मान ले कि उनका जो डिसीजन होता है वो ठीक ही होता है। तब तो कोई नहीं बोला अरे अरे तुम लोग हर बिल में उसको सपोर्ट कर रहे थे और फार्म बिल में क्यों पीछे हट गए। उनको हमको ठीक नहीं लगा, मेरे नेता को ठीक नहीं लगा। और मेरा नेता को अगर ठीक नहीं लगेगा तो फिर हमारा ना एमएलए ना एमपी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो हमारे नेता को तो पसंद इसका ना हो। मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन इश्यूज जिसमें आपको बीजेपी के साथ डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल बीजेडी इज हैप्पी विथ द पॉलिसीज एंड गवर्नेंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जो आपने ये कहा। नहीं हैप्पी है, कितना हैप्पी है कितना क्या है बात यह अलग है। लेकिन हम तो आप देखेंगे, अगर आप अखबार खोल के आप देख लीजिए, हर सेशन में हम लोग बोलते हैं हमारा ये स्पेशल स्टेटस करो। भाई इतना बात्या इतना भयंकर प्राकृतिक विपर्यय हो रहा है, इसके लिए हमको स्पेशल स्टेटस दो। आज भी बोल रहे हैं, हुआ नहीं है, यह हमको ठीक नहीं लग रहा है, हम ये बात को पेश करते हैं। और हमारे नेता कहे हैं कि हम लोग एमएलसी तैयार करने के लिए, मतलब काउंसिल बनाने के लिए हमने पास करके भेजा। भाई उसको तो पास कराओ। हमारा नेता ने बोला कि वो वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन कराओ, वो कर नहीं रहे, हम उस खुश नहीं है उसमें। और हमारे नेता ये भी कहते हैं कि अहिंसा एक शब्द को प्रियम्बल में डालो, ये भी नहीं हुआ। फिर आयुष्मान हुआ, आयुष्मान भारत हेल्थ का हुआ, उसको भी हम वो नहीं माने। वो बोले ये तो नहीं है, ये दिस इज़ नॉट एनफ, हमारे लोगों को जो चाहिए वो उसमें है नहीं। तो इसलिए बीजू स्वास्थ्य योजना वो बनाए, और बीजू स्वास्थ्य योजना बना के आज घर घर में कैसा गरीब लोगों को मुफ्त ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका हिसाब आप कीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने गरीब जनता के लिए इतना बढ़िया इनोवेटिव हेल्थ स्कीम लाए थे, उसको नवीन बाबू क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया? हाँ, उसके पीछे क्या कर? इनोवेटिव ये लाए थे, मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ। इस बार बजट में कितना रखा है? 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ आप देखेंगे उड़ीसा में एक साल में करीबन 10,000 करोड़ रुपया खर्च किए हैं, वो भी काफ़ी नहीं है। तो 17,000 करोड़ ऑल ओवर इंडिया के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए उसमें जो खामियां है वो खामियां भरने के लिए बिजू स्वास्थ्य योजना नवीन बाबू ने बोला अगर हेल्प करेंगे तो दिल खोल कर हेल्प करेंगे लोगों को। ये तो आधा हेल्प किया। लेकिन आप क्या इस बात को नहीं मानेंगे कि भले ही उड़ीसा के लोग नरेंद्र मोदी को इतना सपोर्ट नहीं किया असेंबली में या पार्लियामेंट में, बीजेडी का ज़्यादा सीट्स है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा को राष्ट्रपति दिया, सीएजी दिया, आरबीआई गवर्नर दिया, और उसको छोड़ के आईआईएम दिया, आईआईटी दिया, एम्स दिया, एनएच बनाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन उसको कराया गया। पारादीप में ऑयल रिफाइनरी का मॉडर्नाइजेशन हुआ,
राउरकेला स्टील प्लांट का एक्सटेंशन हुआ, ये सारे बातें जो है उड़ीसा के लोगों को जरूर अच्छा लगता होगा। कहीं ना कहीं ये बात तो नहीं है कि अगर हम बीजेपी को विरोध करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? जो मोदी का जो डेवलपमेंट प्लान है कहीं ना कहीं इसको कंसिडर करता है क्या नहीं बीजेडी? नहीं, वैसा नहीं है। जब भी उन्होंने किया है, मेरे नेता ने उसका शाबाशी दिया है जी और वो मुंह खोल के बोला है, और इसमें कोई नहीं है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी क्यों लोग उनको वोट नहीं दे रहे हैं, जी ये एक सवाल है। जी इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जी तो हिंदी डायलॉग है, तो शशि कपूर अमिताभ बच्चन से पूछ रहा है, बोले मेरे पास गाड़ी है, वो बंगला है, सब लोग है, तुम्हारे पास क्या है? वो बोलते मेरे पास माँ है। बीजेपी में वही हाल हुआ है उड़ीसा में, सब कुछ उनके पास है, लेकिन जो माँ है, जो गरीब है, जो उड़िया लोग है, उनके पास नवीन पटनायक है। यही है। तो इसके इतने सारे चीज़ें उड़ीसा के लिए नरेंद्र मोदी करते हैं, जैसे आपने कहा कि क्या कारण हो सकता है? बीजेपी क्या लीडरशिप प्रॉब्लम है, या आपने कहा माँ है गरीब, तो वो गरीब के लिए आज सबसे ज़्यादा अगर कोई सोचता है, अंत्योदय योजना जिसको कहते हैं, रीचिंग टू द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। Why the same policy, same scheme, same plan of action is not working in Orissa? What may be the reason? ग्रेट मैन थिंक अलाइक। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बीजू बाबू was a popular leader and he was a internationally famed leader. At the same time, Navin Babu, his son, is not that popular, but he has ruled the state more than Biju Babu. But in politics, there should be minimum governance, maximum democracy in the party. Do you feel that there is democracy in Biju Janata Dal? If yes, why there are lots of internal squabblings inside BJD? Why? क्यों हो रहा है? होगा। नेता बीजेडी में नवीन बाबू अपने हाथ में जो पेड़ लगाया वो सब आम के पेड़ निकले, सब फल देने वाले हो गए। तो क्या होता है कि जिन जिन को लाए वो सब नेता कैपेबल है पावर के लिए, और दे तो सकते हैं 147, दे तो सकता है 21। तो जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको एमएलए ही बनना है और एमएलए के सिवा हम कुछ नहीं बनेंगे, तो मतलब वो अपना स्वार्थी है। ऐसा स्वार्थी आदमी घर में भी है। हमारे घर में अगर 4 भाई है, बाप सब कुछ देता है तो भी 2 भाई बगावत करते हैं। तो ऐसा होता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। और जिस पार्टी में जितना बगावत होता है वो नेता से उतना खुश होना चाहिए कि चलो मेरे पार्टी में बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा आ गए हैं। तो ऐसा ना करो कि पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट में मत जाओ। पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट में जिन लोगों ने गया है आज तक, वो सब पॉलिटिक्स से भी गए हैं। उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूँ, पर आपने देखो, गिन लो और पूछ भी लो। लेकिन नवीन बाबू ने बीजू बाबू का सबसे क्लोज एड्स जितने लीडर्स थे, क्लोज सर्कल के लोग थे, उन सबको ख़त्म कर दिया और वो पॉलिटिकली भी ख़त्म हो चुके हैं। जैसे आपने कहा, अभी भी जो थे वो भी दे आर नॉट इन द सीन, दोज हु आर अपोजिंग नवीन बाबू। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा है कि क्या ये ठीक बात है कि लोगों को बोलना नहीं चाहिए और इलेक्शन संगठन की अच्छाई के लिए मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी उनको ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए? ऐसा आपको नहीं लगता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको सक्सेस मिल रहा है, यू आर ए सक्सेसफुल पार्टी, उसके बावजूद भी इतना इंटरनल बिकरिंग है, फिर आप भी जीत रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? तो ये आप मुझे पूछ रहे हैं कहाँ? हम लोग आज दिल्ली में बैठे हैं जी। इधर देख लीजिए, अटल जी के कौन से लोग हैं आपको मोदी सरकार में? जी तो ये तो बात नहीं है।
जी बात ये है जनरेशन चेंज होता है, जनरेशन जो चेंज होता है वो नेक्स्ट जनरेशन को उठाना यही काम है, तो जाके ये जो पॉलिटिकल रिले रेस ये चल पाएगी। आज भी अगर हम पीटी उषा को चलाए दौड़ाएंगे, क्या वो मेडल ला सकती है? वो नहीं है। उनका एक्सपीरियंस काम पे आएगा, उनका एक्सपीरियंस काम पे आएगा। तो मंत्री बनने के लिए या पावर जिसको बोलते हैं, आज विजयबाबू के जो लोग थे वो कहाँ है? उनको कितना उम्र हुआ है? जो लोग जिंदा हैं उनका वो कितना उम्र हुआ है, आप सोच लीजिएगा। विजयबाबू आज नहीं नहीं, रहे। आज उम्र हो गया, लेकिन उनको तो 20 साल पहले खत्म कर दिया गया 20 था, साल जब नवीन बाबू आए थे तब। देखिए उनको कैसे संभालते थे विजयबाबू, वो विजयबाबू ही जाने। जी लेकिन ये देखें, अगर मैं इनके साथ रहूँगा तो मैं जो चाहता हूँ मैं वो अचीव नहीं कर पाऊँगा। विजयबाबू के साथ जो लोग थे उन्हीं के अपने आदमी उनको 1995 में 90 में जो 123 वोट लेके जीते थे उनको 95 में हरा भी दिया। बाहर का आदमी नहीं हराया, उनका पार्टी के लोग ही हराए उनको। उनका स्टील मिनिस्टर बनने का था, बनने जा रहे हैं, देवेगौड़ा चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तभी उनके पार्टी के लोग उनके अगेंस्ट में लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा फलाना फलाना उनका नाम में केस है, और हो नहीं पाए। ये तो नवीन बाबू ने किया, वो कौन किया? उन्हीं का अपना आदमी किया। तो एक उड़ीसा में है हमारा वो जो कहावत है, तो आप समझे नहीं समझे, अपना हस्ते जीवा छेदी के अचितर प्रतिवादी। अपने हाथ पे अपना जीभ को अगर आप ही काटोगे फिर आपको बोलेगा कौन? there is a saying also, nothing succeeds like success. So in Orissa, in current scenario, there is a lots of rumors going on that there is one particular एक ब्यूरोक्रेट है या दो ब्यूरोक्रेट है या एक दो यंग लीडर्स है, वही लोग जो है सरकार को चलाते हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उनका क्लोज सर्कल में नहीं आ पाते हैं। एंड बट एट द एंड ऑफ द डे these people are bringing success to the party, and they are also bringing success in the government also. So इसको आप कैसे मैं कैसे नहीं, अब पूछिए ना ये बात कि आपका लीडर कैसे इसको देखते हैं? जी मेरे लीडर इसको कैसे देखते हैं? मेरे लीडर को क्या चाहिए? लोगों ने मुझे वोट दिया, उनका कोई भी चीज़ में कमी नहीं होना चाहिए, वो खुश रहे। अपन मैंने खुश तो मैं भी खुश। लोग बोलते हैं हाँ हम खुश, चलो ठीक है। गवर्नेंस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ चल रहा है। क्यों? हर एक डिपार्टमेंट में देख लो, हम उड़ीसा जाके नंबर 1 में अवार्ड लेके आता है। आप बिलीव कर सकते हैं कि जो 1999 के बाद 2000 में जब हमारा किटी में हमारा स्टेट किटी में जो बोलते हैं हमारा पैसे में कैसा चलता था? कितना था बजट 5-6-7 हज़ार करोड़ रुपया था तब बजट, फिर भी ओवरड्राफ्ट में चलाते थे हम लोग। तभी से आप आके देखिए आज 2,30,000 करोड़। आप सोच सकते हैं, तो गवर्नेंस ठीक नहीं है। अच्छा, आप अगर बोलेंगे कुछ ब्यूरोक्रेट्स क्यों, उनके बारे में क्यों चर्चा होता है? जो काम करेगा उसका चर्चा होगा ही होगा, जो काम नहीं करेगा उसके बारे में भी चर्चा होगा। आप इतना मुझे बोल दीजिए, जिन लोगों के बारे में चर्चा हो रहा है ब्यूरोक्रेट्स, आर दे रियली डूइंग वेल और गुड फॉर द स्टेट और नॉट, और दे आर करप्ट पीपल? यू आंसर मी दिस। आप ये कहना चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स की नाम आ रहा है, जैसे पांड्यान साहब हो या पॉलिटिक्स में जैसे ये आपका बॉबी दास हो, या ऐसे 3-4 लोगों के नाम अक्सर आता है, लोग बात करते हैं, आम जनता बात करते हैं कि वही करते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि वो सक्सेस ला रहे हैं इसलिए उनको बात चर्चा पे आता है? खाली उतना नहीं सर, दीपक जी देखिए, खाली उतना नहीं। एक ब्यूरोक्रेट का टाइम होता है 8 घंटा काम करना, पर आप जिन लोगों का नाम सब लिया है, ये कोई 24 घंटे से कम काम नहीं करते हैं। और कब सोते हैं अगर आप मुझे बता दें तो फिर मैं
मान जाओ हाँ इतने बजे वो सोते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्या काम है, नौकरी किया है, 8 घंटा करेंगे तो सैलरी मिलेगा? नहीं, उनको भी जुनून है, क्योंकि उनको हमारा नेता से प्यार हो गया है, रिस्पेक्ट बढ़ गया है, और वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो मेरा नेता मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेगा। और उनका प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट मिला के एक ऐसा रिलेशनशिप बना हुआ है कि गवर्नेंस परफेक्ट चलती है और लोगों के पास उनको जो चाहिए वो पहुंच जाती है। फिर आपने बड़ा अच्छा बात बोला कि दे आर डूइंग गुड गवर्नेंस इन द स्टेट एंड दे हैव tried their best to bring transparency in the system. Despite that, कभी कभी ये काम आ जाता है, वो काम आ जाता है, कभी सेक्स स्कैंडल हो जाता है, कभी मंत्री इन्वॉल्व हो जाता है, ये चीज़ें बीच बीच में भी होता है। हाँ, ये होता रहेगा, लेकिन इसका परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से देखो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है, आज दिल्ली में मैं जिन जिन लोगों से मिला, हम तो हाउस में बैठते हैं, हर स्टेट के एमपीज मिलते हैं, सभी लोग एक बोलते हैं, अरे यार तुम्हारा ओडिशा में बड़ा शांत जगह है, उधर रहने का मन करता है, हमारा दिल उसी में खुश हो जाता है। ये बताइए, बार बार लोग ये भी चर्चा करते हैं कि नवीन बाबू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नवीन बाबू चल नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार नवीन बाबू को कभी जिम के ऊपर लाते हैं, कभी दौड़ाते हैं। अभी जापान गए तो वहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट में फ़ोटो खींच के भेजते हैं। असलियत में क्या है? क्या सचमुच में नवीन बाबू असलियत यही है कि वो सिंगापुर गए हैं, असलियत में ये है कि वो जापान गए हैं, असलियत में ये है कि वो हमारा साधव है। जो साधव पहले 2000 साल पहले ओडिशा कलिंगा के साधव लोग नौका चला के बाली जावा सुमात्रा में व्यवसाय करते थे और धन रत्न सब लाते थे, अभी वो जापान जाके निप्पन जैसे स्टील कंपनी को उनके साथ बातचीत करके ला रहे हैं, जो कि एशिया का सबसे बिगेस्ट स्टील कंपनी ओडिशा में होगा। ये काम कौन करता है? ये आज का साधव नवीन पटनायक जी। तो गए तो वही है ना उनका फोटो भेज दिया गया, वो खुद गए, बट आप खुद गए। मैं आपको इस स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य के बारे में, हाँ। स्वास्थ्य के बारे में आप जो बोलते हैं, स्वास्थ्य के बारे में एक कोरोना बहुत बड़ा थर्मोमीटर है। वो कोरोना में अच्छे लोग चले गए, अच्छे लोग चले गए, लेकिन भगवान की दया से, जगन्नाथ की कृपा से उनकी कुछ नहीं हुई। तो स्वास्थ्य इसमें से ही आप भांप लो वो कैसा है। अच्छा, आप ये बताइए कि 24 का इलेक्शन आ रहा है, क्या आपको लगता है इज देयर एनी चांस दैट बीजेपी बीजेडी दोबारा फिर से हाथ मिला सकते हैं? ऐसा संभव है क्या? सुनिए, देखिए, ऐसा संभव मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लड़ाई आप लड़ नहीं रहे दोनों जैसे लड़ना चाहिए दो पॉलिटिकल पार्टी। ये देखिए, आप अगर लड़ने से पहले हाथ उठा दे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो ये बात अलग है, लेकिन ये बात सच है कि अभी बीजेडी को हराने के लिए कोई पार्टी 2024 में वो साहस भी नहीं करेगा। लेकिन 2024 तो आप जीत लेंगे। नवीन के बाद कौन है? बाकी तो सारा लड़ेंगे। नवीन जिस तरह से ये आपस में आपकी यंग बिग ब्रिगेड है, ये सब वो कहते हैं कि नवीन बाबू के बाद भगवान करे उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेरा लड़का कभी नहीं बोलता है पापा तुम मर जाने के बाद मैं क्या करूंगा, ऐसा कभी नहीं बोलते। सब दुआ मांगते हैं पापा। उनका तो लड़का नहीं है ना। हम सभी लड़के हैं। अभी 4.5 करोड़ लोग जो उड़ीसा के हैं वो उनके ही है, परिवार है, वही परिवार है उनका। सभी लोग सुबह उठ के जगन्नाथ जी को बोलते हैं, हमारे लीडर को, हमारा प्यारा नवीन बाबू को आप और भी दीर्घजीवी करिए, और वो जगन्नाथ जी की कृपा से दीर्घजीवी ही रहेंगे, फिर देखा जाएगा जो होगा। लास्ट वाला आपसे, क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं, अभी ममता बनर्जी ने ममता दीदी ने भुवनेश्वर में नवीन बाबू से मिले थे, और जब बाहर आए ममता दीदी ने कहा कि हमने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं किए हैं। तो ममता दीदी नवीन बाबू से क्या स्पिरिचुअलिज्म चर्चा कर रहे थे अंदर? नहीं, धार्मिक चर्चा तो नहीं कर रहे होंगे। एक ऐसा रिलेशनशिप है कि जो जयललिता जी है
या ममता दीदी है या वसुंधरा राजे जी हैं, इनके साथ उनका जो रिश्ता है एक भाई बहन का रिश्ता है। जी। और बार बार भी ये बात आई हुई है और बार बार भी ये बात बोला गया है। आज भी एक भाई अपना बहन को मिले, बहन से मिले जो इसमें, और भाई बहन का रिश्ते में और बहुत सारे बातें होती है। पॉलिटिकल चर्चा उसमें हुआ कि नहीं हुआ वो उन्हें वो मालूम, हमें नहीं मालूम। लेकिन जब वो बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल चर्चा नहीं किए हैं, वो शायद ठीक ही बोले होंगे, क्योंकि नवीन बाबू पॉलिटिकल चर्चा इतना जल्दी कुछ करते नहीं हैं। आपने पहला मेरा जो सवाल था, आपने कहा नवीन बाबू के साथ उड़ीसा को वो माँ की तरह मानते हैं। 23 साल के बाद बीजेडी का विजन क्या है उड़ीसा के लिए? दैट इज माय लास्ट। नहीं, देखिए विजन एक ही है, एक ही विजन है। क्या एक्सपेक्ट करेंगे उड़ीसा के लोग? क्या बीपीएल लिस्ट जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, आप 0 पे ले आएंगे? क्या आप बिना फ्री वीज के बिना इलेक्शन जीत पाएंगे? क्या आप इन्वेस्टमेंट का जो रियलिटी है वो लोगों के सामने रख सकते हैं? देखिए, आप बोलेंगे मैं नौकरी करता हूँ बेटा, आप बोलेंगे तुम देखो फ्रीबीज तुम नहीं देना। अरे देना तो पड़ेगा, मेरा माँ तो बुढ़ी हो गई है, उसको तो मुफ्त खाना देना हमारा फर्ज है। यहाँ और बूढ़ी कौन हुआ? जो 5-5 साल में कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं, आप बोलिए। फ्रीवीज तो फॉर 5 ऑल साल ना। में फ्री, मैं बोलता हूँ खर्चा किधर होता है, गरीबी किधर से आती है? गरीबी उम्र से भी होती है। और बाकी कोरोना कितना गरीब छोड़ गया, कितना क्या हो गया। देखिए, धंधा पानी बंद करके 3 साल, आप बोलेंगे बीपीएल क्यों बढ़ गया? बीपीएल बढ़ा कि नहीं बढ़ा वो तो हमको मालूम नहीं है, उसको स्टैटिस्टिक्स देखने से मालूम चलेगा। लेकिन ये बात सच है, 3 साल अगर कोई काम नहीं करे, वो फिर आम जनता काम नहीं करे, वो बीपीएल होगा नहीं, कहाँ होगा, रसातल होगा। ठीक बात है, लेकिन जो आपने कहा कि जापान गए हैं बिजनेस करने और भी, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट की जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पेपर में हुआ है कि ये इन्वेस्ट करेगा, वो करेगा, वो करेगा, लेकिन रियलिटी में वो नहीं आई है, ज़मीन पे नहीं आई है। लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमने नेशनल लेवल पे आज देखा है कि जब सुपर साइक्लोन हुई थी तब उड़ीसा सरकार ने जो स्टेप्स लिया था, जिस हिसाब से कंट्रोल किया था, तो महाराष्ट्र, केरला, ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जाके वहाँ पर देखे थे कि उतना ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको सर्टिफिकेट और प्रशंसा के चिट्ठी आने लगा। बात ये नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करूँगा इसमें, अगर परमिशन हो। एक है कि लास्ट जो बात्या हुई थी, साइक्लोन हुई थी, उसमें मोदी जी आए थे और उन्होंने बोला कि हम इतना आपको मुआवजा देते हैं इसके लिए। उन्होंने मना कर दिया, मतलब मुझे नहीं लेना है। क्या बोले, क्यों नहीं ले रहे हो? बोलते हैं ये तो बार बार आता जाता है और बार बार आप पैसा क्यों देंगे, कुछ परमानेंट काम कीजिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसा पहले अगर साइक्लोन आती है तो सारे केबल्स जो है वो टूट टाट के अब अंधेरा हो जाता है 15 दिन के लिए एक स्टेट, उसको सब अंडरग्राउंड केबलिंग करिए। इस टाइप का कुछ कीजिए, जाकि हम तो बात्या साइक्लोन नहीं रोक सकते, हम भगवान के साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन बुद्धि खर्चा करा के उसमें जीने का रास्ता निकाल लेंगे। इसीलिए उन्होंने पैसा नहीं लिया। लेकिन हुआ क्या है? बहुत बढ़िया। मैं अपना दर्शकों को बता दूं, आपने सुना कि बीजू जनता दल के एक सीनियर मेंबर, जिनको उड़ीसा में मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नाते, स्ट्रैटेजिस्ट के नाते जानते हैं, उन्होंने बड़ा लंबा समय में हमको ये बताया कि हाउ नवीन बाबू बिकेम पॉपुलर इन लास्ट 23 years।
and how Nabin Babu is able to fulfill the basic amenities of the poor Odia people, and how Nabin Babu could able to fulfill Bijli, Sadak and Pani. And also Mr. Nanda clarified that the previous that the Odisha government is providing to the people of Odisha, that is meant for the needy people, for the women section, for the old men and for the poor people of the state. And he also very clearly, very candidly admit, although there are small disputes, yeah, infightings inside the party, still in politics that is that much of the indifference in the party is acceptable. More important is good governance, and more important is why the women, the poor and the farmers and are happy, and how the Nabin Patnaik government able to take care of the health of the common people of Orissa, and that these are the real reasons why Naveen Babu could be able to get the hope. Nabin Babu could fulfill the hope and aspiration of the common man. That is why he is continuously winning the election, starting from the grassroots level till parliament elections. That's all for today. Thank you, Mr. Nanda, for joining with Uday India, and we hope we will again talk to you, and we will also discuss on different issues on Odisha politics and for the development and culture of Odisha. That's all for today. Jai Jagannath. जय जगन्नाथ.